वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन पस पर्दा डील की बाज़गश्त आप कई दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने खुलकर इसकी तरदीद कर दी है। ये बाज़गश्त बुशरा बीबी की रिहाई के बाद सेनेटर फैसल वाडा की तरफ से शुरू हुई थी। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसको मज़ीद हवा देने की कोशिश की। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जानिब से अली अमीन गंडापुर से मंसूब रिमार्क्स पर भी माने खैज़ बातें की गईं और एक तासुर हुआ कि शायद कोई बात बनी है। आज बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर तरीके से वजाहत कर दी गई, अगरचे कल वो अपनी बहन से पूछ रहे थे कि क्या कोई डील हुई है। आज उन्होंने क्लियर मैसेज भेजा है थ्रू अलीमा खान, वो भी देख लीजिए। को जाकर बताया कि जोर से इस वक्त टीवी पे भी और वैसे भी ये बात हो रही कि इमरान खान ने डील कर ली है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आएं, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौकफ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। और उनके दो ही मौकफ हैं, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत। इसके अलावा आज तक इमरान खान से हमने और कोई उनके मुँह से कोई बात नहीं सुनी। फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी इन खबरों की तरदीद की है, उनको भी देखिए। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं है, कोई डील करने के लिए तैयार नहीं, वो जेल में रहेगा मगर डील नहीं करेगा। ये पता नहीं क्या क्या उसको ऑफर करते हैं कि तुम चले जाओ, जान बचा लो। उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। चैलेंज करता हूं कि करोड़ों लोगों के नुमाइंदे से बात न करने का कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। मजम्मत करता है इमरान खान कि हथियार का रास्ता नहीं होगा, अपनी अना को सैक्रिफाइस करते हुए कहता है कि नहीं, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। जबकि शेर अफजल मरवत जो कि अगेन खबरों में रहते हैं नाराज़गियों की वजह से, वो उन्होंने इस कदर सख्त बयान दे दिया डील की खबरों के हवाले से, वो भी देख लीजिए। एक और तासुर यह है कि अमेरिकन इलेक्शन का भी शायद कोई ताल्लुक होगा पीटीआई के मामलात से। यही बात कल लतीफ़ खोसा साहब ने की है, वो भी देखिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने 1 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है। इस जलसे के बाद मुल्की जलसों का भी कहा गया है। पेशावर का जलसा इस लिहाज से अहम है कि बुशरा बीबी, क्योंकि एक तासुर ये था कि पेशावर में उस वक्त मौजूद होंगी और शायद हो सकता है वो खिताब करें उस जलसे से, लेकिन अब जो खबरें हैं उनके मुताबिक बुशरा बीबी ज़मान पार्क पहुँच गई हैं और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गालिबन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। सो इस वक्त ये एक चेंजिंग सिचुएशन है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन क्या एहतजाजी तरीका होगा, ये जो खबरें हर तरफ फैली हैं इनकी हकीकत क्या है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज हमने देखा कि जस्टिस अतर मनीला का इजाफी नोट सामने आया है, उसको भी हम देखेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट। मेरे साथ हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं एंड अज़र सिद्दीक साहब मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू अज़र सिद्दीक साहब। पहले तो ज़रा हमें अपडेट करें, बुशरा बीबी अब ज़मान पार्क पहुँच गई हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लंबी कैदे तन्हाई और तकलीफ और दिक्कतों वाली आपको सामने क्या निकला, आपने देख लिया। इद्दत का केस जमीन बोस हो गया। तोशाखाना के केस में है ही कुछ नहीं, जो कि मैं वो आदमी हूं कि जिसने 1990 से लेकर अब तक के जो तोशाखाना की डिटेलें हैं वो सारी निकाल ली हैं। आप हैरान और परेशान हो जाएंगी कि किस भाव किस तरह बिकी हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। 1947 से आगे भी उसके अंदर जब नैब में तरामीम की तो नैब के तरामीम के बाद वो ऑटोमेटिकली वहां नैब की दायरा इख्तियार से निकल गई, उसको FIA में जबरदस्ती ले गए। फिर FIA में जिस तरह की, और FIA का कन्विक्शन रेट 10-12% आप सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बेहतरीन इदारा। अब तो वैसे हमारे जितने भी ये इदारे हैं, चाहे वो पुलिस ले लें, नैब ले लें, FIA ले लें, एंटी करप्शन ले लें, ये सब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बेहतरीन टूल के तौर पर साबित हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई डील ना कोई ढील। अगर डील होनी थी या डील होनी थी तो बहुत पहले हो चुकी होती। और बुशरा बीबी अपना जो वक्त है ना कैद का, और इसमें राणा सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि इतने देर के बाद तो 6 महीने बाद तो जमानत वैसे ही हो जाती है, यानी एक नॉर्मल बात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जहां तक पेशावर जाने का मसला था, वो कुछ मसाइल कुछ और थे, वो जाती नौयत के है, वो मैं वो बुशरा बीबी खुद बेहतर बता सकती हैं कि वो क्यों जाना हुआ था। लेकिन उसमें कोई ये डर या खौफ का एलिमेंट नहीं था। वो वहां गए, डॉक्टर जो कि तबीयत नासाज हो गई, तबीयत बेहतर हुई, आज ये आना हुआ अडियाला जेल, और अडियाला जेल से मस्कन जो है वो ज़मान पाक आ गया है। पुलिस वगैरह वहां मौजूद है। अभी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं कि पुलिस क्यों है। शुरू में तो यही कहा जा रहा है
कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को सामने रखते हुए हमेशा पहले भी इसी तरह का वो तरीकाकार अपनाती रहते हैं। तो हमें कोई ऐसी हम जरा पता कर लेंगे अपने ब्यूरो से भी कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। बट आई विल कम टू यू। हमारे साथ मौजूद है हाफिज एहसान साहब। हाफिज एहसान साहब, ये जो एकदम डील की खबरें फैलना शुरू हो गई हैं, लीगली इज दैट पॉसिबल? फरिया, एक तो ये आपका प्योरली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन जवाब जो है वो पॉलिटिकल लोग ही दे सकते हैं उस चीज़ के अंदर, चूंकि ये एक काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान के अंदर एक गेम चलती है जिसके अंदर एक दूसरे पे कहा जाता है कि कोई शख्स भी पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर है और अगर वो बाहर आता है तो कहा जाता है डील है, और अगर वो बाहर होता है तो कहा जाता है डील के नतीजे के अंदर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे टोके ट्रस्ट करना छोड़ दिया है और हमने नैरेटिव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी हो या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उस चीज के अंदर हो, तो फिर सारी की सारी जो है वो पॉलिटिकल एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चीजें चलती हैं और वो उसके अंदर आएंगी। और ये स्टेटमेंट आपको काफी अर्से से नजर आएंगी। एक साइड कहेगी कि जी डील हो गई है, दूसरा अंदर से कहेगा कि डील नहीं हुई और जेन्युइनली कुछ ना कुछ जो है वो होता है पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की वजह से, क्योंकि आपने एक्सीड ऑफ अथॉरिटी किया होता है या एक्सीड ऑफ नेगोशिएशंस के अंदर आप उस लेवल पे चले जाते हैं कि जिसके अंदर फिर ये है कि किसी न किसी नतीजे के अंदर इंटरवेंशन होती है। मिनिस्टर ने एक्स अकाउंट पे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग, इस किस्म की उन्होंने बातचीत की, उसकी वजह से मजीद तकयत हुई। बाकी आपकी बात ठीक है कि सियासतदान कहते रहते हैं, बट एक सिटिंग मिनिस्टर जब ये बात कहते हैं तो फिर वो कितनी अहम होती है? नहीं, वो बड़ी अहम इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि वो मिनिस्टर जो है उनको एक तो इनसाइड होता है और दूसरा वो भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहे होते हैं कि किस तरह एक दूसरे के खिलाफ चीजें चलती है। अब आप देखें ना कि सारे प्रोसेस के अंदर अगर पीटीआई का एक नैरेटिव देखें तो इनके 3 नैरेटिव हैं जो बुनियादी तौर पे चलते हैं। एक इनका नैरेटिव चला है पहले एंटी अमेरिकन चला है। ठीक है, अगर इजाजत दें माजरत के साथ शहजाद भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास सिचुएशन है, सूरत हाल है ज़मान पार की। भट्ट साहब, ये जो खबरें आई हैं कि बुशरा बीबी लाहौर पहुंची हैं और शायद वहाँ पर पुलिस मौजूद है, कुछ हमें बताइएगा इस हवाले से। बुशरा बीबी इस वक्त लाहौर में मौजूद है और ये बड़ी अहम मुलाकात है इनकी अभी जो होनी है, और सबसे बड़ी मुलाकात ये करके आई है जो कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ये लाहौर तशरीफ लाई है। यहाँ पर इनका जो मेरी एक बाएतमाद जराए से बात हुई है, 72 घंटे का स्टे उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी यहाँ पर क्याम करेंगी लाहौर में, और यहाँ पर ना सिर्फ वो दांतों का अपना उनका मुआयना है वो करवाएंगी और 72 घंटे बाद वो वापस जा सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर सी है थोड़ी सी, कि बुशरा बीबी इस वक्त लाहौर में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मौजूद है, जबकि चारों तरफ पुलिस की इतनी बड़ी नफरी इकट्ठी हो गई हुई है जो कि समझ से मेरी से थोड़ा सा बालातर होता जा रहा है कि एक रूटीन की नफरी तो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा नफरी जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ पुलिस ने चारों तरफ से ज़मान पार्क को घेर लिया हुआ है और हर आने और जाने वाली गाड़ी को बाज़ाब्ता शनाख्ती का चेक किया जाता है, बाज़ाब्ता इंक्वायरी होती है, फिर गाड़ी अंदर जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे तमाम जराए जो पीटीआई के हैं उन्होंने मुझे बताया है कि बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करके लाहौर तशरीफ लाई है, इसलिए 3 और 4 उनकी अहम मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड है। जी प्रिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अहम मुलाकातों में कोई नाम भी बताएंगे आप, किधर किधर हो सकती हैं मुलाकातें? देखिए प्रिया, मेरे पास वो नाम तो नहीं है, मेरे पास 2 इत्तलात आई थी कि उनकी 3 से 4 जो मुलाकातें हैं उनमें 2 अफराद तो पीटीआई के हैं और 2 तो मुझे कंफर्म है कि पीटीआई के, और 2 मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के आपके तो तल्लक वाले होंगे वो। अच्छा ठीक है, आपने इस्लामाबाद का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आई कम टू यू अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, 9 मई की केसेस में 8 नवंबर को बानी पीटीआई को चालान की नकूल दे दी जाएंगी, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी। 9 मई केसेस में फिर उसके बाद हम एक बाकायदा अदालती कार्रवाई देखेंगे, पॉसिबल है। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं नवंबर में रिहाई का? अच्छा देखिए, मैं एक बताता चलूँ आपको ना प्रिया, चूँकि 9 मई के जो केसेस थे, इमरान खान साहब को पता है आपको कि 9 मई को वो अरेस्ट थे और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से ना कोई वारंट था,
जिस तरह रेंजर्स या बाकी लोगों ने उठाया, और वो अरेस्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकी, रिकॉर्ड की बातें, और ये चैलेंज के साथ है कि कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब उनमें मैं जब 14 जुलाई वाले दिन लाहौर में रिमांड के लिए जब पेश किया गया वीडियो लिंक के जरिए, बड़ी लंबी हियरिंग हुई। आज तो देखे ना, आजम सवाती में 4:30 बजे के बाद समाअत पे वजाहत तलब कर ली गई, वहां 9:30 बजे जाके ऑर्डर दिया था रिमांड का, और उसके अंदर वो रिमांड अब 9 मई का वाकयात में अगर देखा जाए तो 4 वर्जन ऐसे हैं। पहले कुछ वर्जन है, बाद में कुछ वर्जन है, तीसरा कुछ वर्जन है, फिर एक वर्जन ये है कि जनाब किसी इंस्पेक्टर ने मौके पे उनके गुफ्तगू सुनी, अच्छा ये सुनी, और ये 12 मई को आकर वो अपना वर्जन सामने लेकर आते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो मैंने अदालत के सामने हमने उस दिन रखी थी, और अदालत ने 10 दिन का रिमांड दिया था। वो रिमांड चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, अदालत ने वो रिमांड सेट साइड कर दिया कि एविडेंस ही नहीं है, नो एविडेंस। यही नहीं है, यानी साथ कनेक्ट किया गया बुशरा बीबी साहबा को। बुशरा बीबी पे इल्जाम था कि वो हंस रही हैं, मुस्कुराती हैं, तो 9 मई। ठीक है, अगर इजाजत है हम हजरत साहब पाशा साहब को भी शामिल करते हैं। पाशा साहब, फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव इस वक्त जो मामलात नजर आ रहे हैं मेबानी पीटीआई के भी या पीटीआई के, आपको लगता है कि नवंबर में रिहाई की जो बात कर रही है पीटीआई, ये पॉसिबल है लीगल फ्रेमवर्क में? देखिए, सारे केसेस में ऑलमोस्ट उनकी बेल वगैरह हो चुकी है और बरी भी हो चुके हैं। कई केसेस में उनकी सस्पेंड भी हो चुकी है सज़ा। एक केस अभी पेंडिंग है, वही रहता है। तो अगर तो ये समझते हैं कि उसमें हो जाएगी, और अदालत ये समझती है कि उनको बेल करनी है या तो फिर बेल हो सकती है। वैसे तो ट्रायल बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो नॉर्मली अदालतें जो हैं वो बेल ग्रांट नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रायल कंप्लीट हो जाए तो फिर मेन केस का फैसला ही हो जाएगा शायद। और लेकिन अगर पीटीआई के वकला ये समझ रहे हैं कि हम इस स्टेज पे भी बेल करवा सकते हैं, तो मुमकिन है कि उनके पास कोई ऐसे ग्राउंड्स हों कि वो बेल करवा लें। बहरहाल मुझे जो है वो ऐसा सच नहीं। हाँ, एक चीज़ बहरहाल है कि पीटीआई के तमाम जो दोस्त हैं उन्होंने ट्रंप पे बड़ी आस और उम्मीद लगा रखी है। जिस तरह अभी आपने क्लिप सुनाया हमारे सीनियर हैं लतीफ़ खोसा साहब, कि उन्होंने यही कहा कि अमेरिका के कहने पे हमें हमारी हुकूमत भी ख़त्म की गई, हमें बाहर भी निकाला गया, और अब जो है पस जिंदा भी इसी वजह से हैं। तो अब चूँकि रजीम चेंज होगा तो फिर बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका या किसी और मुल्क की हमारी अदालतों तक एक्सेस है, या हमारी अदालतें इतनी पाबंद हैं कि किसी बैरूनी मुल्क की किसी डायरेक्शन को वो तस्लीम करेंगी, क्योंकि उनके बाहर आने या बाहर ना आने का फैसला अदालतों ने करना है। और अदालतें जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हम तो ये समझते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद होनी चाहिए। अगर अदरवाइज केस बेल का बनता है या इनकी बरीयत का बनता है और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इनको बेल ग्रांट कर दी जाए या बरी कर दिया जाए, तो फिर इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। विदाउट एनी रीजन इनको बिहाइंड द बार रखना ये भी जाती है, और अनलिमिटेड पीरियड अंदर रखना वो भी जाती है। अदरवाइज अगर केस बेल का या बरीयत का बनता है तो वो एज ऑफ राइट इनको मिलना चाहिए, ये कोई फेवर की बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मैं आसिफ साहब, मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पीटीआई की एक नई पॉलिसी है कि इन्हिसार पॉलिसी, मौलाना फजल रहमान पे इन्हिसार 26वीं तरमीम के लिए, कल मुझे बताया गया कि और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो उन पर इन्हिसार 26वीं तरमीम खुद चैलेंज नहीं करनी, दूसरे चैलेंज कर दें। अब इन्हिसार है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ये इन्हिसार पॉलिसी का क्या तरीक़ाकार है? अच्छा देखिए, वो जो कि खोसा साहब की अपनी राय है, हमारा किसी पे कोई इन्हिसार नहीं। हम अदालतों पे, मैं सिर्फ एक बात पहले मैं तस्दीक करता जाऊं हसन रजा पाशा साहब की। देखिए, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें इमरान खान साहब की जमानत और बुशरा बीबी की जमानत पहले हो चुकी है। वो ट्रायल कंक्लूड होता हो, उससे जमानत का बात नहीं है, वो जमानत उसके अंदर हो चुकी है। दूसरा जो तोशा खाना है वो तो अभी फर्दे जुर्म भी आयद होनी है, उसमें बुशरा बीबी साहबा की जमानत हो गई है और इमरान खान साहब की जमानत भी इंशाल्लाह पॉसिबल है, कोई दूर की बात नहीं। तोशा खाना जो
वन है इलेक्शन कमीशन वाला, उसकी 14 नवंबर को अपीलें लगी हुई हैं और वो 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर नहीं हुआ तो वो तो ज़हन में रखिएगा, वो तो बरियत है उसके अंदर। मेरे आज अल्फाज याद रख लीजिएगा, उसमें बरियत है और वो सारे का सारा क्वैश हो जाएगा। तो कोई ऐसी ग्राउंड के ऊपर चीज नहीं है, इन्हें हमने किस लिए करना है? राइट, आपने देखिए जी, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, इन्हिसार हमें किसी के ऊपर नहीं है। अभी तक किसी ने क्या दिया है, हमारे तो खिलाफ ही आया। आज कैसे हो सकता है कि हुकूमत बरतानिया जो अमेरिका की हुकूमत है हमारी फेवर में आ जाए? उन्होंने ऑपरेशन रजीम की चेंज कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर अब बैठे जो अफराद है, वो जो मेंबरान है, वो इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाते हैं। तो लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वॉर। कानून ने ठीक है, आपने कहा किसी पे इंसानियत का, मुझे इजाजत है हाफिज एहसान 26वीं तरमीम को देखकर, और आपने उस पर काफी बात की है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें लीगल लकूनास हैं या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जरूरी है कि 27वीं तरमीम आए। आपकी क्या राय है? देखें फ्रीहा, एक तो बात यह है कि जितनी भी पीटीआई की अगर लीगल स्ट्रैटेजी है, अगर वो इनसाइड द कोर्ट्स की इज्जत करके जाती तो शायद आज सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ होती। और मेरा ख्याल है कभी भी मुनासिब ये है कि कोर्ट्स ही पाकिस्तान के अंदर एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन है, चाहे वो आपका सेशन कोर्ट है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। अब आपने किया 26वीं आईनी तरमीम, तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका फरीहा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपके सामने पिछले 3-4 दिन से ये आ रहा है कि अगर आप हिस्ट्री देख लें 2007 से ऑनवर्ड, जितने भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आने लगते हैं, एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है उनकी बैशिंग का, और उन्हें मजबूर किया जाता है कि सर्टेन केसेस के अंदर सर्टेन किस्म की चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो फिर एक आपको पूरा ब्रिगेड नजर आ जाता है। इधर वे वाली साइड्स पे है, चाहे वो एक साइड है या दूसरी साइड है। इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट पास की है, जिसके बैक एंड पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे जेयूआई है जिन्होंने इसको लीड किया, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसका रिजल्ट ये है कि एग्जीक्यूशन साइड के ऊपर पीटीआई हर उस प्रोसेस का हिस्सा बन रही है, इंक्लूडिंग द जुडिशल कमीशन। ये आपने बड़ी अहम बात की। अगर इजाजत है मैं पाशा साहब से भी इसके कमेंट देना चाहूंगी। उधर चले जाइए, एक सेकंड सुन लें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है फरीहा, वो उस क्रिटिसिज्म से बच गई है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बच गया है, पाकिस्तान का फुल कोर्ट बच गया इस मामले के अंदर कि अब पार्लियामेंट ने एक खुद विंडो क्रिएट की है इन पॉलिटिकल मामलात के लिए, इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के लिए। अब पार्लियामेंट वीजा वर्स पॉलिटिक्स चलेगी, और आपने ये देखा है कि पिछले 3 दिन के अंदर किसी शख्स ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने फुल कोर्ट पे नहीं किया, सारों ने एक पॉजिटिव नोट की तरफ गए हैं। अब वो जो आ रहा है प्रॉब्लम वो ये आ रहा है कि चूंकि आइडिया इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो वाइबल नहीं है, और ये चाहते थे कि शायद फाइज ईसा साहब जो है वो नहीं आएंगे, अब वो आ जाएंगे, वो नहीं आए। अब अल्टीमेटली रियलाइज सबको हुआ, एज ए लॉयर अजहर साहब को भी रियलाइज है, पाशा साहब, मुझे पीटीआई के जितने भी मेरे लॉयर्स हैं कि इस स्कीम के अंदर ये चीजें नहीं चल सकती, और अल्टीमेटली जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना। बड़ी अहम बात बता दी, बस यहीं से आगे लेके जाऊंगी और मैं क्लैरिफाई करूंगी कि हसन रजा पाशा साहब पीटीआई से नहीं है। पाशा साहब, ये जो उन्होंने कहा कि अब जरूरी होगा आईनी अदालतों की तरफ जाना, डू यू एग्री विद दैट? कंसिडरिंग जो उन्होंने ऑप्टिमिज्म दिखाया 26वीं आईनी तरमीम पे, आज ही मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 11 बंदे हमारे खरीद चुकी थी हुकूमत, ये भी उन्होंने कहा। फरिया देखिए, ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी इंफॉर्मेशन है। अब मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि बंदे पूरे थे या नहीं थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मौलाना साहब ने इस आईनी तरमीम का साथ दिया, और उसका क्रेडिट, यानी इस आईनी तरमीम का क्रेडिट जो है वो असल मुसवदे से हट के जब वो मंजूर की गई तो इसका क्रेडिट पीटीआई ने भी लिया। पीटीआई ने भी उस वक्त अपना और मौलाना साहब को यकजान होके कहा कि हमने वो उस तरमीम से मुल्क को बचा लिया है जो कि हुकूमती इत्तेहाद करने जा रहा था, और उन्होंने इम्प्लाइडली ये कह दिया कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अलबत्ता, और उसकी रीजनिंग भी दे दी। तो उसकी रीजनिंग ये दी कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनको बिलावजह पाबंदी सलासत रखा हुआ है, हमारे कारकुनों पे तशद्दुद हो रहा है, और विजाविद उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से ये नहीं कहा कि ये गलत है, हम इसको नहीं मानते। और मेरी बात सुने ना अजहर साहब, बात सुन ले, मैं उस प्रेस ब्रीफिंग की बात कर रहा हूँ
जो मौलाना फजल रहमान साहब और मिस्टर गौर अली खान ने इकट्ठी की थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान से ये फरमाया था कि मैं इस आईनी तरमीम की हमायत में वोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उस पे राइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है इस सेगमेंट का। उसके बाद हम बरतानिया चलेंगे, हमारे साथ होंगे मुर्तज़ा अली शाह, पूछेंगे उनसे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है वहाँ पे। फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी के हवाले से आपने देखे मनाजिर, अफसोसनाक मनाजिर, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कल रात लंदन में मिडिल टेम्पल की तारीखी इमारत के बाहर हमने एक पूरा मंजर देखा, आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए, उन मुजाहिरीन ने काजी फाइज ईसा और बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर वाले बैनर्स उठा रखे थे, उन पर एहतजाज रजिस्टर किया हुआ था और एक एहतजाज के लिए लोग जमा हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत शदीद इतराज़ात हैं PTI को। सो यहाँ पर भी जो बैनर्स थे उसमें मुख्तलिफ मुतालबात दर्ज थे। ये एहतजाज मिडिल टेम्पल की जानिब से जो उस वक्त मास्टर बेंचर काजी फाइज ईसा के इंतखाबात की तकरीब का वक्त था उस वक्त किया गया। काजी फाइज ईसा को 3 दीगर शख्सियात के हमरा मिडिल टेम्पल में बतौर बेंचर सोशल मीडिया पर शामिल किया गया था। वहाँ पर एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मरकज़ी दरवाज़ा खुलता है और उससे पहले भी एक किस्म का टिप ऑफ होता है कि वो आने वाले हैं और एक गाड़ी बाहर निकलती है। इसकी पिछली सीट पर फॉर्मर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जो कि उन्होंने सर झुकाया हुआ है। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ही हैं। तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, गाड़ी के गिर्द नारे लगाते हैं, शोर मचाते हैं, नाजेबा बातें करते हैं, शीशों पर हाथ मारते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान गाड़ी इस मकाम से आगे निकल जाती है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने इस पूरे मामले को काजी फाइज ईसा पर हमला करार दिया है। वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला हुआ है। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त का हुक्म दिया गया ताकि इन अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज किए जाएँ। हमला आवरों की शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए मामला काबीना को भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कार पर हमला हुआ और इस वाक़े पर खामोशी नहीं इख्तियार की जा सकती। वज़ारत दाखिला के बाद लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी 9 अफराद के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में इस हमले का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। ये बड़ी रिनाउंड शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सियासी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला कालून इनका नाम है। इनके साथ आपको मलिका बुखारी साहबा भी नज़र आएंगी जो कि अब ऑफिशियली तो PTI के साथ ही हैं लेकिन बहरहाल PTI के साथ रह चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, अगर आपको याद हो, जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से इन्होंने कहा कि अब मेरा ताल्लुक PTI के साथ नहीं है। हमारे साथ मुर्तज़ा अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुर्तज़ा, ये जो वीडियोस सामने आई हैं, जो लोग थे, ऑब्वियसली आप ही की ये स्टोरी है गालिबन। आई कैन सी यू रनिंग इन वन ऑफ द वीडियो फुटेजेस ऑल्सो कि आपको शॉट मिल जाए। तो ये हमला आपको लग रहा था उस वक्त? देखिए, मैं तो वही जो मेरे वीडियोस हैं वो उनके में सारा नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बट जो उसमें टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज एनी एज यू विश, बट जो जब उनकी गाड़ी बाहर आई वहां पे जो लोग खड़े थे, इसमें फरी हमें 2 चीजों की वो इस पहले से हम डिस्टिंग्विश कर लें कि 2 सेट है। एक वो जो PTI ने मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, वो सारे लोग चले गए थे। जो PTI की मेन लीडरशिप थी, जुल्फी बुखारी थे, मलिका बुखारी, अजहर मशवानी और जो दीगर लोग, उन्होंने 5 से 7 उन्होंने मुजाहरा किया, स्पीचेस की, उन्होंने सख्त स्पीचेस की, अपना मौक़िफ़ दिया कि वो क्यों जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ और क्यों मिडिल टेम्पल को एक्चुअली उनको शुड नॉट कॉल हिम टू द बेंच और उनको मास्टर बेंचर नहीं बनाना चाहिए। जो उनका लेजिटिमेट राइट था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो लोग चले गए। ये सिर्फ 10 से 12 लोग थे जो PTI के जो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन किसी के पास कोई ओहदा नहीं है, वो ठहरे हुए थे वहां पे। और वो फिर जहाँ पे जर्नलिस्ट जाते थे वहां वो भी जाते थे। उनको ये था कि 3 गेट से उनमें से किसी एक गेट से तो उन्होंने निकलना है। और फिर रात को तकरीबन 10:20 पर जब सेरेमनी खत्म हुई मिडिल टेम्पल की, जब काजी साहब को मास्टर बेंचर बना दिया गया, डिनर हो गया, आफ्टर ही वाज कॉल्ड टू द हाई टेबल, उसके बाद ये पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी में, डिप्लोमेटिक कार में निकले। और जब वो निकल रहे हैं तो वहां पर जो PTI के लोग थे वो आगे बढ़े, उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की। 2 लोग ऐसे थे जो गाड़ी के आगे आए ताकि गाड़ी रुके, लेकिन
वो फिर अचानक जो उन्होंने पीछे देखा कि पुलिस की एक वैन भी है जो स्कॉट कर रही है उन्हें, तो वो एकदम हट गए। और एक जो शख्स था उसको शायद वो ये बाद में मिला हमें, वो कह रहा था कि वो जो गाड़ी जो ड्राइवर ने उसको टक्कर भी मारी और उसको वाकई में एक बंदे को चोट भी आई हुई थी। लेकिन वो जो ब्रीफ मोमेंट्स हैं 5 से 6-7 सेकंड का, उसमें जो हमने देखा कि उसमें बाद लोगों ने मुक्के जरूर मारे जिस साइड पे जो जो रियर विंडो है उस पे, और वहां से काजी फाइजा साहब और उनकी मिसेज वहां पर मौजूद थी गाड़ी में, उन्होंने अपने सर नीचे कर लिए हुए थे लेकिन थे वही। और हमें पता है कि वो वही उसी गाड़ी में आ रहे थे और वो वहां से निकल गए। फिर 2 मिनट तक जो मीडिया वाले भी दौड़ते रहे और जो लोग थे जिन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की वो भी गाड़ी के पीछे रोकते रहे। और उसके बाद फिर वहां जो थे वहां पर मौजूद मर्द खवातीन, उन्होंने सेलिब्रेट किया जी कि हमने वी वांटेड टू गेट, कि हमने काजी फाइजा को पकड़ना था, हमने पकड़ लिया और हमने बदला ले लिया। नाम ले रही है मुर्तजा भाई कह रही हैं, वो आपको कह रही हैं? डिड शी आइडेंटिफाई यू? जी अच्छा, ये वो लोग है ना जो वो जी मुझे ही कह रही हैं, वो कह रही वो ये कह रहे थे कि हम जहां पे मैं जाऊंगा वो कह रहे थे कि उसी साइड से निकलेंगे। उनका ख्याल था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जिस गेट पे मैं बैठूंगा ये सारे लोग मेरे साथ। ऑब्वियसली अब इतने सालों से वहां कवरेज कर रहे हैं मुजाहिरों को भी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये वही बंच ऑफ यंग किड्स कह लें या उनमें कुछ और लोग भी हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी मुजाहिरे करते रहते थे। एग्जैक्टली अच्छा, उसमें भी यहाँ पे 2 तरह के, एक तो पीटीआई ऑफिशियल यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है, उनका एक अपना डिसिप्लिन अपना तरीकाकार है और वो उस हिसाब से करते हैं। बाकी अब बहुत सारे यहाँ 2-3 स्प्लिटर ग्रुप्स हैं, दे डू नॉट फॉलो पीटीआई इंस्ट्रक्शंस। वो अपना उन्होंने मतलब वो महफिल सजाई होती है और वो पीटीआई ऑफिशियल उनको कहे कि आप आए ना जाए, दे डोंट केयर, वो उन्होंने अपना। अच्छा, यहाँ पे 3-4 और लोग हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एवरी डे वहां स्पीकर लेके खड़े होते हैं, अपने टिकटॉक पे वो लाइव होते हैं। तो पीटीआई वाले भी सर पकड़ के बैठे होते हैं कि या खुदाया ये लोग कहाँ से आ गए। बट ये कि मतलब इट इज नॉट जस्ट वन, बल्कि बहुत सारे जो स्प्लिटर ग्रुप्स भी हैं जो करते हैं। और कल जो लोग थे ये मेनली ये वही वाले ग्रुप्स हैं जो आपको अक्सर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर आपने देखा होगा कि रेगुलर फेसेस हैं और ये सारे मतलब एक बात बताइएगा मुर्तजा, क्योंकि बरतानिया के कानून फर्क हैं पाकिस्तान से, क्या बरतानिया के कानून में इस पे क्या हो सकता है, कंसिडरिंग के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि हाई कमीशन की गाड़ी थी, सो प्रॉब्ली जिस गाड़ी में जस्टिस काजी फायज ईसा है वो हाई कमीशन की गाड़ी थी पाकिस्तान के। देखिए फरिया दो एस्पेक्ट्स हैं। जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है, जो बरतानिया का कानून है, जो फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, ये बरतानिया का कानून प्रोटेक्ट करता है। लिहाजा जो कल प्रोटेस्ट हुआ है, जो वर्बल प्रोटेस्ट था जिसमें नो मैटर के क्या कहा गया वो सारा कुछ लीगल है, वो प्रोटेक्टेड है। जो काजी साहब की जब गाड़ी बाहर आई और उस वक्त वहां जो स्लोगन वहां पे रेज हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हार्श लैंग्वेज भी यूज की गई, जो बहुत लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए हम टीवी पर रिपीट नहीं कर सकते, वो भी सारा लीगल है। लेकिन वो वाला पार्ट के जहां पे किसी ने गाड़ी को एक्चुअली मुक्का मारा या थंपिंग किया ना, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए कि वो जो एक तो डिप्लोमेटिक कार थी और डिप्लोमेटिक कार के अलावा भी अगर जो जनरली जो कानून ये है कि अगर किसी शख्स की गाड़ी के ऊपर को मुक्का मार ले या लात मार दे या उसको बैंक कर दे, तो अगला बंदा ये रेज कर सकता है कि इसने मेरी गाड़ी को डैमेज किया है और ये कंप्लेंट तो बनती है। सो मोहसिन नकवी साहब वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और बरतानिया में भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए रिपोर्ट किया जाएगा इस सारे मामले को। ऑब्वियसली जब कोई ऐसी, अभी तक पाकिस्तान हाई कमिश्नर है उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि हाँ वो इस मामले को बरतानवी हुकूमत के साथ, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ टेक अप करने जा रहे हैं कि काजी साहब की गाड़ी पर उनका ये कहना है कि अटैक हुआ है। 3-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी, उन्होंने भी मजम्मत की है, उन्होंने भी कहा है कि ये अटैक हुआ, वो इसको एज एन अटैक डिफाइन करते हैं। लेकिन इवेंचुअली पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने ये देखना है कि क्या वो अटैक था या नहीं था और ये कि उनको भी बहुत सारी कंसिडरेशन देखनी होती है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है किसी सियासी मामले में चार्ज करना या नहीं करना। इसलिए कि आपको पता ही है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, फिर इसके मुख्तलिफ कॉस्ट और मुख्तलिफ इफेक्ट्स को भी देखा जाता है। तो लेकिन ये बहुत क्लियर है कि हुकूमत पाकिस्तान डिटर्मिन्ड है कि वो बरतानवी हुकूमत के साथ, जो हमें भी यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक जराए ने कहा है, वो पाकिस्तान हाई कमीशन को बहुत एक्चुअल प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक पे जाएंगे। उन्होंने कहा बड़ा एक्टिव प्रेशर है इस वक्त, बरतानवी हुकाम भी ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि इस मामले के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमें क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंचोता साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN से
अली गौहर बलोच साहब। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत इस वक्त 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की कोशिशें कर रही है, लेकिन शेख रशीद फाइनली अपेयर हुए हैं। उन्होंने एक वार्निंग दी है, वो भी देखिए। 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। दो ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई है, एक आईके ने और एक फजल रहमान। बाकी सब ने सत्यानाश किया, अपनी इज्जत पे झाड़ू फेरा है। मौलाना फजल रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है और आज मैं ये सारी कौम को बताना चाहता हूँ 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले बढ़ेगी और दूसरों के भी गले बढ़ेगी। कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। 27वीं तरमीम के ख्वाब देखने छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम पर हुकूमत का साथ देने की जो वजाहत की है वो बहुत ही परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत का साथ ना देते तो तरमीम का बहुत जो बुरा या इनिशियल ड्राफ्ट था या गंदा ड्राफ्ट था उन्होंने कहा वो मंजूर हो जाता। जरा देखिए, अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फायदा होता है? तो जाहिर है कि हमने जहाँ पर आइन को इस किस्म की कदूरतों से पाक रखा है, अगर हम इस जगह पर आकर हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और फिर 5 क्लासेस हमने अपने शामिल किए हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर से मुताल्लिक हैं, वो उसमें आगे 27 हो गई। पंचोदर साहब, अब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली अब क्या लाए अमल होगा पीटीआई का? देखिए, बहुत शुक्रिया फ्री, आपने मौका दिया। 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, 26वीं तरमीम तो पहले हजम कर लें। हम तो बिल्कुल जो है इसके खिलाफ भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चलाएंगे। वकलाओं को भी सड़कों पर आना होगा, इसमें हर फर्द को आना होगा, क्योंकि 26वीं तरमीम जो की गई है उसके जरिए अदलिया को कंप्रोमाइज किया गया है। जहां चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हो तो वो भी हुकूमत की इमा के ऊपर रख दिया है कि उनकी मर्जी होगी। इसी तरह से जो जुडिशल वो एक आईनी बेंच के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट्स के अंदर हो, उनके लिए भी इन्होंने कर दिया कि वो भी हुकूमत ही अब डिसाइड करेगी। यानी कि इस कौम को महफूम रखना है अदलिया के जरिए। अदलिया के जरिए हो या कोई और अमेंडमेंट हो या कोई और कानून हो या कोई और आर्डिनेंस हो, मकसद सिर्फ ये है कि कोई बोले नहीं, कोई बात ना करे। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया है, जो मुल्क में लाकानूनीयत को तूल दिया गया है, मसरत पर वही चोर, वही लुटेरे, वही जो केस लिखते रहते हैं कि वालिद से बेटा, बेटे से आगे पोता, वही चलता रहे और उसी को आगे तसलसल देना है। लेकिन एक तरफ अवाम खड़ी है, एक तरफ ये लोग खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आवाम की ही जीत होगी। आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं अदालतों की जरिए भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कॉन्डक्ट पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। जो हम ज़रा रिमार्क्स देख लेते हैं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट नज़र आ रहा है। ऑर्डर की करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ है। साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो उसने की है। वज़ारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तुम्हें यहाँ बिठाया हुआ है। अली गौहर बलोच साहब, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अदालती मामलात हैं वो जाहिर है कि उसका एक तरीक़ेकार है, और जो भी लोअर कोर्ट्स हैं और जो उनसे फैसले होते हैं उसका भी एक ऑडिट का एक तरीका है और एक प्रोसीजर है। अगर जाहिर है किसी फरीक को इतराज़ है तो वो उस फॉरम पर दरख्वास्त दे सकता है, और मेरा ख्याल है कि उसकी इंक्वायरीज भी होती हैं। बट अगर इजाज़त दें, इन रिमार्क से तो साइफर केस का जिक्र है। इसका मतलब तो ये नजर आ रहा है इम्प्लीकेशंस कि साइफर केस का फैसला जज अबुल हसनात ने अकॉर्डिंग टू दीज रिमार्क्स जानिबदारी पर मबनी दिया था। फिर हुकूमत पे भी ये सवाल उठता है जिन्होंने ये केस बनाया था। फ्रिया, इसमें सूरत हाल ये है कि जहाँ तक एक सियासी कारकुन की हैसियत से मामलात को पिछले दिनों से देखा है, तो यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और मुख्तलिफ अदालतों के अंदर से एक ग्रुप्स के जरिए, एक जजों के, एक आला अदलिया के जजों के जरिए एक खास पार्टी की सहूलतकारी भी होती रही है। तो मेरा ख्याल है कि सहूलतकारी कह रहे हैं इन रिमार्क्स को।
नहीं, मैं इन रिमार्क्स के ऊपर आप उन हालात पे तबसरा कर रहा हूँ जिस तरह से पिछले मैं तो इन रिमार्क्स का पूछ रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, तो जाहिर है, मतलब है कि जाहिर है कि जब एक पार्टी की सपोर्ट की जाती है और उस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर उसकी फेवर में भी बयान आ क्या जाते हैं। इन रिमार्क्स की बुनियाद पर आप जज अबुल हसनात को इस्लामाबाद से हटाने का सोच सकते हैं या वो रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन रिमार्क्स के वो रिमार्क्स जजेस देते रहते हैं। असल चीज़ तो फैसले होते हैं और फैसलों के अंदर की तहरीर होती है। यहाँ पर तो सिसिलियन माफिया के भी रिमार्क्स दिए गए, यहाँ पर तो और भी बड़े बड़े रिमार्क्स दिए गए थे। तो इन रिमार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि किसी चीज़ पर कोई फैसला क्या आता है और उस फैसले में क्या तहरीर किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जज हों आला अदलिया के, उनको रिमार्क्स देते हुए उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों को मलूदे खातिर रखना चाहिए। और आपको पता है फिर उन रिमार्क्स के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ और उन रिमार्क्स को आज भी याद किया जाता है जो वो रिमार्क्स दिए जाते थे। फिर जिस तरह से मुख्तलिफ केसों में आइन को लिखा गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तनाव की कैफियत हुई, तो ये आप ही कह रहे हैं ये उसी सब का तसलसल है जिसकी वजह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके ये कह रहा हूँ पूरा एक जलसा भी किया था, जजेस की तस्वीरें भी लगाई थी। ये उन चीजों का तसलसल है। ठीक है, अगर इजाजत दें नईम पचौता साहब से पूछते हैं। इसके साथ साथ नईम साहब, पेशावर में 9 मई के मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए हैं। ये 9 मई का मामला भी आपको लग रहा है कि अब ज्यादा अरसा मौसर नहीं रहेगा? देखिए, 9 मई के जो केसेस हैं इससे पहले भी खान साहब मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो चुके हैं और आज जिस तरह से पेशावर में भी फैसला आया, मुख्तलिफ हमारे लीडरान और वर्कर्स उसमें डिस्चार्ज हुए हैं, बरी हुए हैं। तो हम तो वाज़ेह कह रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर्स देखें उसके अंदर आपको नजर आएगा कि वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलती। तो जब एविडेंस नहीं मिलती तो उस बुनियाद के ऊपर बरीयत होना और उसके बाद इनका जो बयानिया था कि ये 9 मई वाले हैं, इनके खिलाफ सबूत हैं, हमारे पास वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो आएंगे मंजर नामे पे आएंगे, वो सामने आएंगे। इस्लामाबाद में भी बरी हुए हैं, वहां पर भी बरी हुए हैं, तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बरी हुए हैं। मतलब एक ये भी जवाब बनाया जा सकता था शायद उधर इनकी हुकूमत है तो कोई जज को प्रेशर में आ गया हो, तो इस्लामाबाद में भी बरी हो चुके हैं। तो ये वाज़ेह इनका मौक़िफ़ जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल मलिया मेट हो चुका है। जो एक कहानी बनाई गई थी कि इनका कसूर है, इनकी माँ के ऊपर या इनके वर्कर्स ने कि आग लगा दी, ये कर दिया, हमला कर दिया, सारा एक प्लान था, कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो जज अबुल हसनात हैं, जज अबुल हसनात के बारे में जो बात की गई है उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें आपको नजर आ जाएगा। ये वही जज अबुल हसनात हैं जिन्होंने साइफर केस के अंदर फैसला दिया। ये वही जज अबुल हसनात हैं जिन्होंने 6 तारीख को जो यहाँ पर आमिर मुगल साहब हैं, हमारे इस्लामाबाद के सदर हैं और यहाँ से टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें हरा दिया गया। वो 2 दिन पहले गए हैं, 8 तारीख से यानी 6 तारीख को अदालत के अंदर उन्हें कहा गया कि ठीक है जी आप जा सकते हैं, आपको तारीख दे दी गई है। जो ही वो वहां से निकले हैं, अभी घर पहुंचे भी नहीं है, तो पीछे से उन्होंने दोबारा ऑर्डर करके उनकी बेल जो है वो खारिज कर दी। वो मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया कि मेरी बेल खारिज करके मेरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए, हालांकि मैं खुद पेश हुआ, मुझे डेट दी है। अदालत ने जब देखा ये तो मिसकंडक्ट किया गया है, उन्होंने नोट लिखा। उस नोट के बाद ये हुआ कि ये मैटर जो है MIT जो ब्रांच यहाँ पर है उसके पास। राइट। सो आप भी कह रहे हैं कि ठीक रिमार्क्स दिए उनके बारे में? मैं बता दूं, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट MIT ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वो मामला आगे उन्होंने भिजवाया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको वापस भेज जाए, जो भी करना है। आज आप देख लें कि नवंबर चढ़ने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तो उन्होंने यही देखा कि 8 MNAs उनको उठाया गया, उनका रिमांड दिया गया। उस वक्त भी यही जज अबुल हसनात साहब ने रिमांड दे दिया 8 दिन का। उसके बाद आप इमान मजारी को देख लें, उसका भी जो है उसके साथ वकील था, उसके भी जिस्मानी रिमांड दे दिया। ठीक है, तरीके से आज वाले रिमांड दिया गया, वो 6 बजे के बाद जाकर 6 बजे कौन सी अदालत होती है? ओके, सभी नाराज हैं अदालतों से, कोई कह रहे सहूलतकारी है, कोई कह रहे मामला ठीक नहीं है। अलीगढ़ सब कोई क्वेश्चन कि इस वक्त क्या महज इत्तेफाक है कि उधर अमेरिकन इलेक्शन भी हो रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका में ही मौजूद हैं, बस एक कोइंसिडेंस है? नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि वो अक्सर औकात बाहर के मुल्कों के विजिट पे जाते हैं। पिछले महीनों में वो चाइना भी गए हैं और यूरोप का भी चक्कर लगाया था, अमेरिका में भी उनकी कोई निजी मसरूफियात भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इलेक्शन के हवाले से या उसको वो भी अमेरिका
के इलेक्शन के हवाले से कोई उसको कनेक्ट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गुजारिश जरूर करूंगा, अभी जो लोग जमहूरियत के चैंपियन हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बदनाम जमाना केस बनाया गया। उनके जो एडिशनल सेशन जज थे, मैं खुद अदालत में मौजूद था जब वो उनकी जमानत लेने लगे फौरी तौर पर, और ये झूठा मुकदमा है, तो उन्होंने कहा, अभी वो जमानत का फैसला लिख रहे थे कि उन्हें फोन आया और व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर आ गए कि आपको ट्रांसफर किया जाता है, आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, पिछली डेट में ट्रांसफर कर दिए गए। तो उस वक्त तो इनको कोई शर्म आया, इन लोगों को जो जमहूरियत के चैंपियन है उस वक्त तो नहीं आई थी। उस वक्त नईम पचौदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मामला पे डेवलपमेंट्स इकट्ठी हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग महीना होगा नवंबर का भी, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।